मेरी आज की स्टोरी इतनी ज़्यादा अनबिलीवेबल, इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस कि आज तक दुनिया के इतिहास में जो रिकॉर्डेड इतिहास है तकरीबन 100-150 सालों का, उसमें सिर्फ 3 केसेस इस चीज़ के रिपोर्ट किए गए हैं। बट ये 3 केसेस ज़्यादा अजीब नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा अजीब है कि ये चीज़ आखिर जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो वहां तक पहुंची कैसे। उसको जानकर आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनकी तरफ आपका एक नजरिया ही बदल जाएगा। बट उससे पहले इस लाइक बटन को देखकर अगर आपको इसको दबाने का मन करे, इसको कुछ देने का मन करे तो दे दीजिए, दबा सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही अनबिलीवेबल इंसिडेंट को समझने के लिए हमें जर्मनी के नॉर्दर्न इलाके में जाना पड़ेगा। और यहीं पर बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है और इसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बहुत सारी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। और ऐसी एक फैक्ट्री के अंदर 23 साल का फिलिक्स नाम का स्टूडेंट लड़का वो भी काम कर रहा था, पार्ट टाइम काम कर रहा था। और 29 जुलाई 2016 की दोपहर को हर रोज की तरह जब उसकी आधी शिफ्ट पूरी हुई तो उसने अपना टिफिन बनाना शुरू किया। असल में इस कंपनी के अंदर काम करने वाले हर एम्प्लॉय को वहीं की कंपनी की तरफ से अलग से मील दिया जाता था। दिन का अलग, रात का अलग, सुबह का अलग। जो भी यहाँ पर काम करते, जैसे उनकी वो रिसेस टाइम होता, आधी छुट्टी होती, तो आधी छुट्टी में वो उस स्पेशली खाना खाने वाली मेस के अंदर आते, अपना अपना खाना जो प्री कुक्ड मील था उसका सामान सारा उठाते और उसको बना बना कर, वही आप बस समझ सकते हैं, खाना उसको प्रिपेयर करके उसको खाने लग जाते। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ अब दोपहर के टाइम पर 23 साल का फिलिक्स ये भी कर रहा था। इसने अपना सबसे पहले जो दलिया उस टाइम पर बना हुआ था वहां पर, वो दलिया उठाया, उसके अंदर दूध वगैरह मिलाकर बनाना उसको शुरू किया और जल्दी उसके हाथ में उसका दलिया बनकर तैयार था। असल में फिलिक्स अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और वही उसका मेन फोकस था, वही उसका मेन एम, किसी भी तरीके से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री को पूरा करना। बट जब भी उसको कॉलेज से छुट्टियां मिलती या फिर कॉलेज से उसको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता तो उसने यहाँ पर अपनी पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर रखी थी। जब भी उसको वो शाम के टाइम पर उसको कॉलेज से टाइम मिलता तो वो इस कंपनी में काम करने के लिए आ जाता। जब भी उसके कॉलेज में छुट्टियां होती, कोई भी ओकेजन होता, तो बजाय कॉलेज में जाने के वो यहाँ आकर काम कर रहा था। इससे उसके थोड़ा बहुत साइड खर्चे के लिए पैसे मिल रहे थे और साथ के साथ 23 साल की उम्र में वो काम करने वाला इस पूरी कंपनी के अंदर सबसे यंगेस्ट एम्प्लॉय था। और अपनी छोटी उम्र होने की वजह से कोई भी फिलिक्स की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता और अगर फिलिक्स से कोई गलती भी हो जाती तो भी उसको कोई नहीं डांटता। सबको पता था कि ये सीख रहा है, अभी बहुत ज्यादा छोटा है, क्योंकि आमतौर पर इस कंपनी के अंदर काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज की उम्र तकरीबन 40 से ऊपर की ही थी और यहाँ ये लड़का 23 साल का काम कर रहा था, तो ज्यादा कोई किसी के साथ बॉन्डिंग भी नहीं बनी फिलिक्स की। इसलिए 29 जुलाई 2016 के दिन जब दोपहर में उसने अपना वो दलिया बनाया और दूध के बोतल के साथ वो एक टेबल के ऊपर जाकर बैठा, जिस टेबल पर पहले से ही 2 और एम्प्लॉय बैठकर खाना खा रहे थे, ऑटो और क्लाउस, जिनकी दोनों की ही उम्र तकरीबन 50 से भी ऊपर की थी। तो ऑटो और क्लाउस दोनों ने ही फिलिक्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो दोनों अपना अपना खाना खाने लगे। सामने बैठकर फिलिक्स अपना दलिया निपटा रहा था। बट फिलिक्स को ये चीज बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी कि कोई उसे बात क्यों नहीं कर रहा। ये दोनों सामने चुपचाप बैठकर खाना कैसे खा सकते हैं? बेशक वो दोनों तो आपस में दोस्त हैं, ये दोनों भी आपस में बातें नहीं कर रहे। सो अपनी 3-4 चम्मच दलिए की खाने के बाद फिलिक्स खुद अपनी टेबल पर खड़ा हुआ और खुद से कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हुए सामने ऑटो और क्लाउस दोनों को बोलने लगा कि हे, दिन कैसा जा रहा है, क्या काम चल रहा है? बट क्लाउस, जो कि उस टाइम पर अपना वो निपटा रहा था खाना, उसने ऊपर की तरफ मुंह करके देखा फिलिक्स की तरफ। फिलिक्स को कहा कि नहीं, कुछ नहीं, अपना काम करो, बैठ जाओ खाना खाने के लिए और खाना खाकर अपनी ड्यूटी पर जाओ। ऑब्वियसली इस टाइम पर फिलिक्स को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि वो तो खुद से सामने से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ तो उसकी बेइज्जती हो गई। जबकि क्लाउस के साइड में बैठा हुआ ऑटो, उसने तकरीबन 5 मिनट तक चुप रहने के बाद बोलना शुरू किया। उसने फिलिक्स के कंधे के ऊपर हाथ रखा और बोला कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरा सिर दर्द कर रहा है। तुम पूछ रहे थे ना कि दिन कैसा जा रहा है, तो मेरा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा। अब ये बात सुनकर सामने बैठा हुआ फिलिक्स, जो अपना दलिया अभी भी निपटा रहा था, उसने एकदम से चम्मच अपनी वहीं रखी और ऑटो की तरफ देखने लगा। उसने ऑटो को सॉरी कहा कि सॉरी ऑटो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, बट आई विश तुम जल्दी ही ठीक हो जाओ और बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ जैसे तुम अपना काम करते हो वो करते रहो। जिसके बाद तीनों ने अपना अपना खाना निपटाया। तीनों ने अपने अपने बर्तन उठाकर सिंक में रखे और अपने अपने काम पर जा चुके थे। बट खाना खाने के सिर्फ 10-15 मिनट बाद ही फिलिक्स, जो कि अब अपना काम कर रहा था, उसको एकदम से बहुत ज़्यादा पेट में दर्द महसूस हुआ। अब आमतौर पर फिलिक्स को ऐसे पेट दर्द की आदत थी, क्योंकि उसको पहले भी ऐसे काफ़ी बार क्रैम्प्स आ जाते थे चलते चलते, रनिंग करते हुए या फिर कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हुए उसको काफ़ी बार ऐसे पेट दर्द की शिकायत हुई थी। लेकिन ये अब की बार
इतना ज़्यादा अनटॉलरेबल था कि बेचारा फिलिक्स नीचे उकड़ू बैठ चुका था, उसको इतना ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था। उसने काफ़ी बार डॉक्टर से भी ये बात बताई थी कि उसको ऐसे कभी भी पेट दर्द होना शुरू हो जाता है तो डॉक्टर्स ने उसको कहा था कि तुम आम दूध मत पिया करो, अगर तुम आम दूध पियोगे तो तुम्हारे पेट में दर्द ऐसे ही होगा, तुम्हारा शरीर लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर सकता जो कि दूध के अंदर पाया जाता है। तो जैसे ये बात उस टाइम पर उकड़ू बैठकर फिलिक्स ने सोची कि कहीं उसने गलत दूध तो नहीं पी लिया, वो तुरंत वहां से उठकर सीधा भागकर उसी खाने वाले कमरे के अंदर गया, दोबारा से उसी मेस में गया और वहां जाकर फ्रिज खोलकर देखा कि क्या उसने लैक्टोज वाला दूध तो नहीं पी लिया। असल में लैक्टोज फ्री वाला दूध फिलिक्स खुद अपना खरीद कर इस फ्रिज के अंदर ला कर रखता था अलग से, जब भी उसको जरूरत होती तो वो उस दूध को पी लेता। लेकिन जैसे वो अब की बार यहाँ भाग कर आया, उसने देखा कि नहीं, उसने जिस दूध को यूज किया था वो लैक्टोज फ्री ही था, उसने कोई दूसरा दूध नहीं पिया। लेकिन फिर भी अब उसको ऐसे एकदम से बहुत भयंकर पेट दर्द शुरू हो चुका था। काफी देर तक अपना पेट पकड़कर इधर उधर घूमने के बाद फिलिक्स ने जाकर अपने मैनेजर को बोल दिया कि महाराज मेरे से तो नहीं हो रहा, मेरे को छुट्टी दे दो, मेरा पेट दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे को बख्श दो आज के लिए। ऑब्वियसली मैनेजर उसकी बात समझ चुका था, उसने तुरंत फिलिक्स को छुट्टी दे दी और फिलिक्स वहां से तुरंत भागता हुआ अपना बैग उठाकर सीधा अपनी गाड़ी में गया, अपनी गाड़ी चलाते हुए सीधा अपने घर पहुंचा। बट घर का दरवाजा खोलकर वो अपने बेडरूम में जाकर रेस्ट करने की बजाय वो सीधा बाथरूम की तरफ भागा। बाथरूम का जो वो टॉयलेट शीट का वो कवर था उसको उठाकर अपना मुंह टॉयलेट शीट में देकर उसने बहुत सारी उल्टी करी और ये बहुत सारी उल्टी करके किचन की सिंक में गया, टूंटी खोलकर बहुत सारे पानी से अपना मुंह धोकर साइड में रखे हुए टॉवल से अपना मुंह पोंछने लगा। लेकिन मुंह पोंछते पोंछते उसको थोड़ा सा फील हुआ कि उसके हाथों की उंगलियां सही से काम नहीं कर रही। उसने तौलिया साइड में फेंका और अपने हाथों की तरफ देखने लगा, उनको घुमा फिरा कर कि आखिर इनको क्या हुआ है, ये सही से उसके कंट्रोल में नहीं है। उसने बहुत जोर जोर से अपने हाथों को खोला बंद करने लगा, लेकिन उसको अभी भी ये फील हो रहा था कि उसके हाथ उसके कंट्रोल में नहीं है, वो चाह कर भी इनको अच्छे तरीके से बंद नहीं कर पा रहा। सो पेट दर्द या फिर उल्टी होना ये अभी तक उसके लिए नॉर्मल था, क्योंकि उसको दूध से एलर्जी थी, वो लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर सकता। लेकिन ये अब उसके हाथों की उंगलियों में खून का सही से ना पहुंचना और उनका सही से काम ना करना, ये उसके लिए ऑब्वियसली टेंशन वाली बात थी। सो 23 साल का होने के बाद भी, लेकिन वो भी बच्चा ही था। सो उसने बजाय किसी डॉक्टर को फ़ोन करने की, उसने सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन किया और अपनी सारी समस्याएं बताई। अब माँ सबकी एक जैसी, फिलिक्स की माँ ने भी उसको कुछ होम रेमेडीज़ बताई, घर में कुछ नुस्खे बताए कि ये सब कर लो, ऐसे ठीक हो सकता है। और तकरीबन 2 हफ्तों तक अपनी माँ के बताए हुए नुस्खे फॉलो करने के बाद भी अभी तक उसको ऐसा लग रहा था कि नहीं, वो अभी भी बीमार है और फाइनली अब उसको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सो फाइनली फिलिक्स अपने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को सारी चीज़ें बताई कि पिछले 2 हफ्तों में उसके साथ क्या क्या कुछ हुआ। डॉक्टर्स को सारे सिम्टम्स जाने पहचाने से लग रहे थे। डॉक्टर ने तुरंत कुछ मल्टीवाइटामिन्स वगैरह और कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह जो उसकी बॉडी को बूस्ट कर सकते थे, नॉर्मल लेकर आ सकते थे, वो सारे प्रिस्क्राइब किए और वो सारी दवाइयाँ लेनी उसने शुरू करी। लेकिन इन सारी दवाइयों को लेने के बाद भी फिलिक्स की हालत बजाय कुछ सुधरने के बल्कि बिगड़ती ही जा रही थी। जी हाँ, जहाँ 2 हफ्ते पहले तक फिलिक्स को लग रहा था कि उसकी उंगलियां ठीक से काम नहीं कर रही, बल्कि अब वो जो सूनापन था, वो सूनापन उसकी हाथों से भी नीचे होते हुए कोहनी तक आ चुका था। अब उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चाह कर भी अपने हाथों को खोल बंद नहीं कर पा रहा, अपने हाथों को बेंड नहीं कर पा रहा, उसकी कोहनी सही से काम नहीं कर रही। उसने अपनी नौकरी पर जाना छोड़ दिया, कॉलेज में जाना छोड़ दिया, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो खुद से सब कुछ कर सके। इनफैक्ट हालत अब और ज़्यादा बिगड़ते हुए यहाँ तक पहुँच चुके थे कि उसको बेड से उठने में भी दिक्कत हो रही थी। बेड से उठने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती, अपना पूरा जोर लगाकर करवट लेनी पड़ती और करवट के बाद अपने पैर नीचे रखकर उसको खड़े होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इनफैक्ट उसको अपनी हालत का सीरियसनेस तब पता लगी जब वो अपने बेड से उठकर बाथरूम की तरफ जा रहा था, लेकिन उसका बैलेंस नहीं बन पाया और वो बस बाथरूम के दरवाजे के पास गिरते गिरते बचा। उसने बाथरूम का जो डोर हैंडल था, उस डोर हैंडल को पकड़कर खुद का बैलेंस बनाया, लेकिन यहाँ हालत सीरियस थी। उसको अब जाकर ये समझ आ चुका था कि यहाँ कुछ और भसड़ मची हुई है। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए वो टॉयलेट सीट तक पहुंचा। उसका कवर उसको उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, लेकिन फाइनली वो उस टॉयलेट सीट के ऊपर बैठकर ये फील कर पा रहा था कि ना तो उसके पैर सही से काम कर रहे, ना ही उसके हाथ सही से काम कर रहे। उसके साथ हो क्या रहा है, वो दवाइयाँ सही से ले रहा है, सब कुछ फॉलो कर रहा है डॉक्टर की बोली हुई, लेकिन कुछ भी चीज़ उसके ऊपर काम नहीं कर रही। खैर, अपना वो टॉयलेट वाला काम पूरा करके वो टॉयलेट से बाहर निकला और लिटरली
बेड तक पहुंचने के रास्ते में वो बीच में गिर चुका था और नीचे किसी बच्चे की तरह आगे की तरफ रेंगते हुए वो अपने बेड तक पहुंचा। बेड के ऊपर लेटकर अगेन वो समझ चुका था कि उसको अपनी माँ के पास फोन करना चाहिए। अब की बार जैसे उसकी माँ ने फोन उठाया, फिलिक्स ने कोई होम रेमेडी पूछने के लिए अब फोन नहीं किया था, बल्कि वो अपनी माँ से मदद मांग रहा था कि आप प्लीज यहाँ पर आओ, मुझे यहाँ से उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेकर जाओ, क्योंकि मेरी हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मैं खुद से हॉस्पिटल नहीं जा सकता। थोड़ी देर बाद उसकी माँ गाड़ी ड्राइव करते हुए इस घर तक पहुंच चुकी थी। फिलिक्स को उसने जैसे तैसे अपने गले में हाथ डालकर गाड़ी तक लेकर गए। वो गाड़ी चलाते हुए उसकी माँ सीधा हॉस्पिटल पहुंची और अब शाम के टाइम पर फिलिक्स एक आईसीयू रूम में था और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उसके आइट साइड खड़े हुए थे। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स ने बहुत सारे सवाल अब फिलिक्स से पूछने शुरू किए, जैसे कि क्या तुमको रिसेंट में कोई चोट लगी थी, या फिर तुमने कोई अटपटी दवाई खाई थी, या फिर तुम्हारे दिमाग में किसी तरह का कोई ट्रॉमा हुआ है, या फिर तुम्हारी फैमिली के अंदर ऐसी कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो जेनेटिक बनते हुए तुम्हारे अंदर आ चुकी है। बट फिलिक्स के माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके परिवार में सब ठीक, ना ही उसको कोई चोट लगी, ना ही उसका कोई एक्सीडेंट हुआ, ना ही उसके दिमाग में ऐसा कोई ट्रॉमा था जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। डॉक्टर्स ने तुरंत उसके हाथ उठाकर उसकी फिंगर्स को चेक करना शुरू किया। उनकी टिप्स को दबा कर वो चेक कर रहे थे कि क्या ये चीज़ फिलिक्स फील कर पा रहा है, क्या उसकी उंगलियां उसके कंट्रोल में है। बट ज़्यादा हद तक फिलिक्स की उंगलियां या उसके हाथ उसके कंट्रोल में नहीं थे। जिसके बाद वो डॉक्टर से एक हथौड़ा सा लेकर आए। आपने देखा होगा न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स अपने साथ एक हथौड़ा सा रखते हैं, उसको मसल रिफ्लेक्स चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। घुटनों पर या फिर हमारे जो टखने होते हैं, पैरों के जो एंकल्स होते हैं, उनके ऊपर मारकर रिफ्लेक्स चेक किया जाता है कि क्या हमारा ब्रेन सही टाइम पर सिग्नल्स भेज पा रहा है पैरों तक कि उनको कोई रिफ्लेक्स करना चाहिए उन मसल्स तक। लेकिन नहीं, यहाँ लिटरली ना के बराबर रिफ्लेक्स थे फिलिक्स के अंदर, जो कि अब डॉक्टर्स देख पा रहे थे। अच्छी तरीके से चेक करने के बाद न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ने फिलिक्स की तरफ देखते हुए कहा कि मुझे टेंशन हो रही है तुम्हारी, क्योंकि जो मुझे सिम्टम्स लग रहे हैं और जो मैंने अभी रिफ्लेक्सेस चेक किए तुम्हारे, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे या तो किसी दिमाग के पार्ट में या फिर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में जो नीचे बोन मैरो होता है हमारा, उस पार्ट में कहीं ना कहीं सूजन आ चुकी है और उसी वजह से तुम्हारा हाल हो रखा है, जिसमें तुम्हारे हाथ पैरों की जो कोऑर्डिनेशन है, जो नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है, आपस में जो उनका सिग्नल्स भेजते हैं, वो सिग्नल्स ठीक से नहीं जा पा रहे और उसी वजह से तुम्हारा ये हाल हो रखा है। और हो सकता है ये जो सूजन आई है ये किसी इन्फेक्शन की वजह से आई हो या फिर कोई और दिक्कत आ गई हो, और ये चीज़ हमें कंफर्म करने के लिए कुछ बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। आने वाले 6 दिनों तक डॉक्टर्स ने बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म किए। इसके अलावा जब 6 दिनों बाद न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जब फिलिक्स के कमरे में आई तो उसने देखा कि सामने फिलिक्स लेटा हुआ बेड पर, बट ना तो वो अपने हाथ हिला पा रहा, ना ही अपने पैर हिला पा रहा। उसकी आंखें ऊपर छत की तरफ देख रही हैं, उसका मुंह बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है, उसके पैर हाथ बहुत बहुत ज़्यादा सूजे हुए हैं। जिसके बाद तुरंत डॉक्टर ने आके उसके पैर हाथों को चेक किया, लेकिन उनको कुछ भी अजीब नहीं दिखा, सिर्फ सूजन के अलावा। तुरंत डॉक्टर ने एमआरआई टेस्ट प्रिस्क्राइब किया और जल्दी ही फिलिक्स की एमआरआई की गई और उस एमआरआई के अंदर, ब्रेन एमआरआई के अंदर ये क्लियर हो चुका था कि हाँ, जैसा डॉक्टर को शक था कि यहाँ सूजन आई हुई है उसके दिमाग के अंदर, और वो बिल्कुल सच था। उसके ब्रेन सेल्स वो बहुत ज़्यादा सूजे हुए थे, वो बहुत ज़्यादा फूले हुए थे। बट अब डॉक्टर के सामने समस्या यहाँ ये थी कि आखिर ये सूजन है किस लिए, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके की कंडीशन किसी ना किसी इन्फेक्शन की वजह से आती है। लेकिन डॉक्टर ने जितने इन्फेक्शन के टेस्ट करने थे वो सारे परफॉर्म कर लिए और वो सारे नेगेटिव आए। उनमें एक में भी किसी टेस्ट के अंदर फिलिक्स पॉजिटिव नहीं था, मतलब फिलिक्स को कोई इन्फेक्शन तो हुआ नहीं, ये सूजन और किसी वजह से आई है। तो दूसरा हो सकता था कि यहाँ ये सूजन किसी बहुत तगड़े ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से आई हो, उसका इम्यून सिस्टम सही से काम ना कर रहा हो और इसी वजह से उसका न्यूरो सिस्टम वो बिगड़ चुका है। बट अब यहाँ समस्या ये थी कि ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं जिससे हम ये पता लगा सकें कि यहाँ कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या फिर ऑटो इम्यून रिएक्शन हुआ है, जिसकी वजह से फिलिक्स का खुद इम्यून सिस्टम जो कि उसका हर बीमारी से उसको बचाता था, वही अब इम्यून सिस्टम उसके ब्रेन सेल्स के ऊपर या फिर उसकी पूरी बॉडी के सेल्स के ऊपर अटैक कर रहा है। इसको टेस्ट करने का कोई भी तरीका नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ पर कोई ऑटो इम्यून रिएक्शन हुआ है या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उसको ट्रीट करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल। सो डॉक्टर्स के पास अब ये एक ही वर्किंग थ्योरी थी कि ये जो सूजन है, हम इसको कम करने की दवाई, ताकि किसी तरीके से सूजन कम की जा सके। लेकिन बहुत सारी दवाइयाँ, अलग अलग तरीके की दवाइयाँ जो ये सूजन आई हुई थी इसको कम कर सके, लेकिन कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी। डॉक्टर के सामने अब एक पोजीशन क्लियर हो चुकी थी कि अगर वो किसी तरीके से कोई चमत्कार करके अगर ये फिलिक्स की सूजन कम नहीं कर पाए
तो ऑब्वियसली ये सूजन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उसकी दिमाग अपने अंदर ही कोलैप्स करने लगेगा और इससे फिलिक्स के दिमाग को परमानेंट ब्रेन डैमेज मिलेगा या फिर हो सकता है उसकी मौत भी हो जाए। सो उस डॉक्टर ने दोबारा से फिलिक्स के गाल के ऊपर ऐसे ऐसे किया, टैप टैप किया, और जब दोबारा से फिलिक्स का ध्यान डॉक्टर की तरफ गया, क्योंकि वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ देख रहा था, उसको कोई आइडिया नहीं कि कमरे के अंदर डॉक्टर आई हुई है। सो जब दोबारा से टैप टैप करके फिलिक्स का ध्यान डॉक्टर की तरफ गया, डॉक्टर ने पूछा कि हे फिलिक्स, कैसा फील कर रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हें। लेकिन फिलिक्स को अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठी करनी पड़ रही थी सिर्फ एक दो वर्ड्स बोलने के लिए, और जो वर्ड्स बोले फिलिक्स ने उसकी कोई भी सेंस नहीं बन रही थी। उसका मतलब ही समझ नहीं आ रहा था डॉक्टर को कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि पहले दो वर्ड्स थे माउथ, मेटल, लेकिन ये बात सुनकर ऑब्वियसली डॉक्टर को अजीब लगा कि माउथ, मेटल, ये क्या बोल रहा है। तब दोबारा से फिलिक्स ने बोला दो वर्ड्स, टेस्ट, वाटर। लेकिन अगेन दोबारा से कुछ भी समझ ही नहीं आया न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को कि आखिर ये माउथ, मेटल, टेस्ट, वाटर क्या मतलब हो सकता है। तब अंदाजा लगाया न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ने कि हो सकता है फिलिक्स पानी मांग रहा हो पीने का, क्यों ना उसको पानी पिलाया जाए। तो तुरंत उस डॉक्टर ने साइड में रखी हुई पानी की बोतल से एक गिलास के अंदर पानी भरा और ऊपर उठाकर बेचारे फिलिक्स को ऐसे अपने हाथों में उठाकर उसको पानी पिलाने लगी। और पिलाते पिलाते वो सोच रही थी कि आखिर वो जो पहले दो वर्ड्स बोले थे माउथ, मेटल, इसका क्या मतलब हो सकता है। तो पानी पिलाते पिलाते उनको ध्यान आया कि हो सकता है यहाँ फिलिक्स कहना चाह रहा हो कि उसके मुंह का टेस्ट कोई मेटेलिक सा हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई धातु खा ली हो और उसकी वजह से उसको प्यास भी लग रही है। अब ऐसा कुछ आइडिया उन्होंने लगाया और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिस टाइम पर उस न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को लगा कि हो सकता है यहाँ फिलिक्स उसको क्लू देने की कोशिश कर रहा हो, उसको बताने की कोशिश कर रहा हो कि उसके अंदर क्या जा रहा है, और वो इस बात को क्लियरली समझ नहीं पा रही। पानी पिलाते पिलाते नीचे की तरफ देखा और उसने नोटिस किया कि फिलिक्स पानी भी सही से नहीं पी पा रहा। एक घूंट में से ज़्यादातर पानी उसका बाहर मुंह से निकल कर नीचे उसकी छाती पर जा रहा है, उसमें से बहुत थोड़ा पानी वो पी पा रहा है। लेकिन ये पॉइंट देखकर वो डॉक्टर वो बहुत ज़्यादा पिघल सी गई कि उसके सामने एक बहुत बहुत ज़्यादा लाचार आदमी है, इतना यंग है कि उसकी अभी इस तरीके से जाने की उम्र नहीं है। कोई ऐसी बीमारी है जो वो उसको समझ नहीं पा रही, उसको पकड़ नहीं पा रही, और उसी वजह से बेचारा इस हालत के अंदर है। इनफैक्ट जो अभी तक उसने ट्रीटमेंट फिलिक्स को दिया है, उसने 1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई फिलिक्स के ऊपर। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर फिलिक्स परमानेंट ब्रेन डैमेज का शिकार हो जाएगा, या फिर उसको कोई और पैरालिसिस अटैक आ जाएगा, वो हिल भी नहीं पाएगा, खुद से सांस तक नहीं ले पाएगा, वेंटिलेटर के ऊपर चला जाएगा। समस्या बहुत बहुत बड़ी थी। अगेन उस डॉक्टर ने अपने कैबिन के अंदर बैठकर अपनी सारी रिसर्च बुक जो जो उसने आज तक पढ़ा लिखा था उसको एक बार दोबारा से रिमाइंड किया कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, लेकिन नहीं, ऐसा उसको कुछ भी नहीं मिला। उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि इसका क्या इलाज किया जाए, पहले तो बीमारी कैसे पकड़ी जाए। सो उसने हार मान ली। उसने तुरंत पास ही के एक लोकल यूनिवर्सिटी के अंदर बेचारे फिलिक्स को ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ रिसर्च टीम है पूरी की पूरी और वो फिलिक्स के ऊपर टूट कर पड़ेंगे। उनके लिए भी फिलिक्स की बीमारी नई जैसी होगी जो आज तक ना तो उन्हें पता होगी ना ही मुझे पता है। सो वो इसके ऊपर रिसर्च कर पाएंगे अच्छे से और जल्दी से जल्दी फिलिक्स का इलाज कर पाएंगे। जल्दी ही उस डॉक्टर ने फिलिक्स को नज़दीकी यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया और वहाँ डॉक्टर्स की पूरी टीम के साथ जो रेजिडेंट डॉक्टर थे, जो नए नवेले ट्रेनी डॉक्टर थे, उनके लिए तो बेचारा फिलिक्स एक रिसर्च का पार्ट बन चुका था। उसके सैंपल्स जल्दी से जल्दी लिए गए, लेकिन अगेन जितने टेस्ट पहले पुराने हॉस्पिटल के अंदर करे थे उस डॉक्टर ने, यहाँ भी वो सारे टेस्ट नेगेटिव आए। अभी तो कोई भी इस बीमारी का डायग्नोज ही नहीं हुआ। डॉक्टर्स बहुत बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि आज तक उनके सामने ऐसी कोई बीमारी आई ही नहीं थी जो वो अभी तक डायग्नोज ना कर पाए हों। लेकिन अब यहाँ दिक्कत सिर्फ ये नहीं थी कि बेचारे फिलिक्स के दिमाग में बहुत ज़्यादा सूजन आई हुई है या फिर उसके पैर हाथ बहुत ज़्यादा सूजे हुए हैं, बल्कि डॉक्टर्स के सामने अब पता चला उनको कि फिलिक्स का लीवर और उसकी किडनी दोनों धीरे धीरे फेल होते जा रहे हैं। ये बात बहुत बहुत ज़्यादा चिंता वाली थी, क्योंकि अगर जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो फिलिक्स की जान जाना लगभग तय था। अब इसको कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बड़ी बात, डॉक्टर्स अब इन किडनी और लीवर को देखकर ये समझ चुके थे कि ये कोई ऑटो इम्यून कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि ऑटो इम्यून कंडीशन के अंदर स्वेलिंग तक आ सकती है, सूजन आ सकती है, या फिर वो पैरालिसिस अटैक आ सकता है। लेकिन ये किडनी फेल होना, लीवर फेल होना, यहाँ बीमारी कुछ और है। बट एट द एंड ये डॉक्टर्स भी, ये जो पूरी टीम थी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की, ये भी एक जीरो पर आकर खड़े थे। इन्होंने अपने सारे टेस्ट परफॉर्म कर लिए,
जो इनकी बुद्धि थी वो सारी लगा ली, इन्होंने अपना सारा एक्सपीरियंस लगा लिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला फिलिक्स के अंदर, सारे टेस्ट नेगेटिव। सो एट द एंड सभी ने यही डिसाइड किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट देने की कोशिश करेंगे अब फिलिक्स को, या फिर जो भी इसकी बीमारी है वो अपने आप हील हो जाए, उसका शरीर खुद उसको हील कर ले, क्योंकि इसका अभी तक ना तो डायग्नोज हो पाया, ना ही हम उसका ट्रीटमेंट दे सकते। सितंबर 2016 का टाइम आ चुका था, मतलब अब 2 महीने बीत चुके थे। बेचारे फिलिक्स को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए, लेकिन डॉक्टर्स अब उस उम्मीद को ही छोड़ चुके थे कि वो इस बीमारी को पकड़ पाएंगे या फिर उसका इलाज कर पाएंगे, बल्कि वो सिर्फ अब फिलिक्स को मॉनिटर कर रहे थे अपने रिसर्च पर्पस के लिए कि आखिर यहाँ ये क्या हो सकता है, और दूसरा उसको कंफर्ट देने के लिए वो कोशिश कर रहे थे कि अगर फिलिक्स के साथ कुछ अनहोनी भी हो जाती है तो हम उसको बहुत कंफर्टेबली इस दुनिया से विदा करें। बट इस पूरे डॉक्टर्स की टीम के अंदर एक स्पेशल डॉक्टर ऐसा था जिसको अभी भी उम्मीद थी, वो जब भी फिलिक्स के कमरे के अंदर आता उसको देखकर झटका लगता कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है। उसको उम्मीद थी कि अभी भी डायग्नोज पॉसिबल है और उस चीज़ का इलाज पॉसिबल है, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। अपनी पूरी उसने जान झोंक दी, अभी तक वो जान झोंकता ही आया था, लेकिन अभी तक वो भी असफल रहा था। फिलिक्स के सामने खड़े होकर वो डॉक्टर अपने आप में सोच रहा था कि जो भी कुछ है फिलिक्स को, ये बहुत बहुत ज़्यादा रेयर है। अगर ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता तो अभी तक हमारे सामने आ जाता, इसलिए मुझे दुनिया भर से जो केसेस आए हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिजीजेज के, वो सारे केसेस पढ़ने पड़ेंगे और उनमें से मैच करना पड़ेगा कि क्या ऐसा कुछ कभी किसी और के साथ हुआ है, तभी हम फिलिक्स की बीमारी को डायग्नोज कर सकते हैं। और इस तरीके से किसी भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिजीज के बारे में जानना सबसे इजी तरीका है मेडिकल रिसर्च पेपर्स पढ़ना। सो जल्दी ही उस डॉक्टर ने बहुत सारे मेडिकल रिसर्च पेपर्स अपने पास मंगवा लिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी से, पूरी दुनिया के जितने भी हो सकते थे ऐसे जो अवेलेबल थे उस टाइम पर ऑनलाइन, वो सारे मेडिकल रिसर्च पेपर अपने पास मंगवाए। आने वाले कई घंटों तक वो उन पेपर्स के अंदर माथा मारते रहे कि कहीं तो उनको कुछ मिल जाए, और फाइनली उनको एक केस मिला जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा था फिलिक्स के कंडीशन के जैसे। इनफैक्ट यहां वो ऑर्डर भी सेम था, बिल्कुल सेम था। जैसी कंडीशन अब इस टाइम पर फिलिक्स की थी, उस पेशेंट की भी बिल्कुल ऐसी ही थी जो कि उस मेडिकल रिसर्च पेपर के अंदर लिखा हुआ था। जैसे कि सबसे पहले पेट में दर्द होना, उल्टी आना, नोजिया फील करना, डिजीनेस फील करना, और उसके बाद वो उंगलियों के अंदर अपनी जो उनकी पकड़ है वो खत्म हो जाना, उंगलियों को फील करना बंद हो जाना, उसके बाद वो कोहनी के अंदर फील होना, हाथ को सही से कंट्रोल ना कर पाना, उसके बाद पैरों के ऊपर कंट्रोल खो देना। और फाइनली जब फिलिक्स भी यहाँ आया था पुराने वाले हॉस्पिटल के अंदर, उसके साथ भी तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन बाद में उसके वो पूरा शरीर सूज चुका था, और एग्जैक्टली वो मेडिकल रिसर्च पेपर वाले पेशेंट के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। उसका पूरा शरीर सूज गया, उसके दिमाग में सूजन आ चुकी थी, और बाद में वो लगभग अब अनकॉन्शियस रहता था। और एग्जैक्टली अब ऐसा ही कुछ फिलिक्स के साथ भी हो रहा था। फिलिक्स भी पूरे तरीके से अनकॉन्शियस था। जब भी कोई डॉक्टर उसके पास जाता तो उसको बहुत जोर जोर से थप्पड़ मार मार कर जगाना पड़ रहा था उसका हाल चाल पूछने के लिए। अल्टीमेटली उस मेडिकल रिसर्च पेपर वाले की भी डेथ किडनी और लिवर फेलियर से ही हुई थी, और अब इसी पोजीशन में फिलिक्स भी आ चुका था, क्योंकि उसके भी किडनी और लीवर फेलियर की तरफ जा रहे थे। लेकिन जब उस डॉक्टर ने इस डायग्नोज को पढ़ा कि उस पेशेंट के अंदर पहले डॉक्टर्स को क्या मिला था, और जब वो डायग्नोज इस डॉक्टर ने देखा तो वो इतने ज्यादा हैरान कि ये चीज इतनी ज्यादा रेयर है कि पिछले पूरी दुनिया के 100-150 साल के इतिहास के अंदर सिर्फ तीन ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसके अंदर अब ये फिलिक्स भी शामिल था। लेकिन सारे सिम्टम्स मैच होने के बाद भी डॉक्टर को विश्वास हो ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि ये इतना ज्यादा रेयर है कि फिलिक्स उसका पेशेंट बन कैसे सकता है। सबसे पहले तो उनको ये पता लगाना था कि ये बीमारी आखिर आई कहां से फिलिक्स के अंदर, क्योंकि इतनी ज्यादा रेयर, पूरी दुनिया में सिर्फ 3 पेशेंट्स को होना, और अब ये चौथा फिलिक्स। इतनी बुरी किस्मत भी नहीं दे भगवान कभी किसी को। बट इस टाइम पर इस डॉक्टर ने सोचा कि नहीं, फिलिक्स को ये हो ही नहीं सकता, और मुझे इस चीज को रूल आउट करने के लिए मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, और मुझे पक्का उम्मीद है कि टेस्ट भी फिलिक्स का नेगेटिव आएगा। सो जल्दी डॉक्टर ने अगेन फिलिक्स के ब्लड के सैंपल लिए और वो सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए। और जब वो टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर उस टेस्ट की रिपोर्ट को पढ़कर अपनी चेयर के ऊपर बैठ चुका था, क्योंकि ये टेस्ट अब पॉजिटिव था। जी हाँ, जो नहीं होना चाहिए था, जिसका डर था एक्चुअल में इस डॉक्टर को, वो टेस्ट अब पॉजिटिव आ चुका था। मतलब जो उसने पढ़ा था उस मेडिकल रिसर्च पेपर के अंदर, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर, बहुत ज़्यादा दुर्लभ बीमारी फिलिक्स को हो चुकी थी। दोबारा से उस डॉक्टर ने उस टेस्ट रिजल्ट्स को देखा। बेशक वो अंदर से ये तो खुश था कि उसने एटलीस्ट फिलिक्स की बीमारी को डायग्नोज कर लिया है, लेकिन
उसको अंदर से दुख इस बात का था कि जो रिजल्ट्स आए हैं ये सिर्फ रिजल्ट्स नहीं है, बल्कि फिलिक्स के लिए एक डेथ सेंटेंस है, एक मौत की सज़ा है, क्योंकि ना तो उसका कोई इलाज है, क्योंकि आज तक हुआ ही 3 लोगों को है, कोई इसका इलाज क्यों ही ढूंढेगा। इसीलिए लिटरली फिलिक्स के लिए मौत की सज़ा लिखी जा चुकी थी। दूसरा, इस डॉक्टर को डर ये था कि जो भी लोग फिलिक्स के टच में आए होंगे या फिर फिलिक्स ने किसी के साथ उठना बैठना किया होगा, उनके लिए भी अब जान का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये चीज़ हो सकता है कंटेमिनेट कर रही हो सकता है फैल रही हो। सो जल्दी ही फिलिक्स के माता पिता को बुलाया गया इस हॉस्पिटल के अंदर, उनके साथ डिस्कस किया गया, उनके भी ब्लड सैंपल लिए गए। जितने भी लोग इस फिलिक्स के टच में आए थे उन सभी ने अपने ब्लड सैंपल दिए, इंक्लूडिंग सभी डॉक्टर्स, इंक्लूडिंग पुराने हॉस्पिटल की वो डॉक्टर भी, उन सभी ने अपने ब्लड सैंपल दिए, सिर्फ इस उम्मीद में कि कहीं वो भी कंटेमिनेट ना हो गए हों फिलिक्स की वजह से। लेकिन किस्मत से वो सारे लोग नेगेटिव थे इस टेस्ट के लिए, लेकिन सिर्फ फिलिक्स पॉजिटिव था। जब ये चीज़ कंफर्म हो गई कि फिलिक्स की वजह से और किसी के अंदर ये चीज़ नहीं आई, ये बीमारी नहीं आई, तब सबसे पहले उस डॉक्टर ने लोकल पुलिस को फ़ोन किया, क्योंकि ये जो चीज़ फिलिक्स को हुई थी ये सिर्फ बीमारी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बहुत गंदी भसड़ थी। तुरंत लोकल पुलिस वाले चाँव चाँव करते हुए अपनी गाड़ी लेकर इस हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। उन्होंने फिलिक्स को देखा, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, और जहाँ जहाँ फिलिक्स गया था उसके उस कंपनी के अंदर जहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर काम कर रहा था, जहाँ वो नौकरी कर रहा था, वहाँ हर जगह उन्होंने तलाशी ली, इंक्लूडिंग फॉरेंसिक साइंस की टीम अलग से हर जगह को स्कैन कर रही थी कि कहीं ऐसा कुछ फैला तो नहीं। उन्होंने पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जहाँ जहाँ फिलिक्स गया था, इंक्लूडिंग उसका घर भी, वो भी जाकर अच्छे से स्कैन किया फॉरेंसिक साइंस वालों ने, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। सब बहुत ज़्यादा खुश भी थे कि एटलीस्ट ये चीज़ अभी कंट्रोल्ड में है, लेकिन पुलिस वालों को पता लगाना था कि आखिर ये चीज़ फिलिक्स तक पहुंची कैसे। ये कंडीशन कितनी ज़्यादा सीरियस थी, ना सिर्फ फिलिक्स के लिए बल्कि उसके साथ रहने वाले लोगों के लिए, कि इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि ना सिर्फ फिलिक्स को दिए जाने वाला खाना और पानी टेस्ट किया गया, बल्कि एक पॉइंट पर आकर डॉक्टर्स को मजबूरन फिलिक्स के आसपास की हवा तक चेक करनी पड़ी कि कहीं इस हवा के अंदर तो ये चीज़ नहीं है। उस हवा का भी टेस्ट लिया गया, और इन सब के पीछे का एक ही मकसद, सिर्फ वो एक चीज़ ढूंढ रहे थे, एक सब्सटेंस, कि कहीं से वो उनको चीज़ मिल जाए जिससे वो पता लगा सके कि वो चीज़ फिलिक्स के शरीर के अंदर कैसे आई। लेकिन हफ्तों तक, आने वाले कई हफ्तों तक टेस्ट करने के बाद भी ना डॉक्टर्स को, ना पुलिस वालों को, ना ही फॉरेंसिक वालों को कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर यहाँ क्या हुआ होगा और ये चीज़ फिलिक्स के अंदर आई कैसे। लेकिन इन सब के बीच सितंबर 2016 का एंड होते होते फिलिक्स पूरे तरीके से कोमा की स्टेट में जा चुका था। वो जिंदा तो था, लेकिन एक लाश की तरह। उसको कुछ भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर्स को लग रहा था कि जो भी लोग फिलिक्स के टच में आए थे या फिर पहले उसके साथ जो काम कर रहे थे, कॉलेज में हो या फिर उस कंपनी के अंदर हो, वो लोग भी अब इस बीमारी की शिकायत ले लेकर उनके पास आएंगे। लेकिन किस्मत से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ फिलिक्स ही था जिसको अब डॉक्टर्स को संभालना था। हफ्ते बीते, महीने बीत गए, इनफैक्ट साल भी बीत गया, लेकिन ना तो पुलिस वालों को कुछ मिला, ना ही डॉक्टर्स को कुछ मिला, ना ही फिलिक्स के परिवार वालों को कुछ मिला। फिलिक्स अभी भी पूरे तरीके से कोमा की स्टेट के अंदर उसी बेड के ऊपर पड़ा हुआ था। इनफैक्ट बेचारे फिलिक्स के कमर के अंदर बहुत सारे बेड सोर्स भी बन चुके थे। बेड सोर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, हम जैसे कि रात को सोते हैं और सुबह उठ जाते हैं, अगर कोई पेशेंट या फिर कोई भी इंसान बहुत लंबे टाइम तक बेड के ऊपर लेटा रहे, महीनों तक या फिर कुछ सालों तक या फिर कुछ हफ्तों तक ही क्यों ना हो, अगर वो बहुत लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में लेटा रहे तो पीछे उसके कमर गलने लग जाएगी, उसके अंदर गड्ढे बन जाएंगे, इतने गड्ढे कि आप अपना हाथ पूरा अंदर घुसा दीजिए कमर के अंदर। बेड सोर्स का हाल इतना गंदा होता है कि अगर आप उंगली भी रखेंगे कमर के ऊपर, बिल्कुल परफेक्ट स्किन आपको दिखेगी, लेकिन वो उंगली आपकी अंदर चली जाएगी। सोच कर देखिए, ऐसा कुछ हाल बेचारे फिलिक्स का हो चुका था, लेकिन वो अभी तक भी जिंदा था। खैर, साल बीतने के बाद भी अभी तक किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस वालों ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन यहीं रोक दी। सभी इस चीज़ को एक मिस्ट्री बना बैठे थे। सभी ने उम्मीद भी छोड़ दी फिलिक्स के साथ क्या हुआ है इस चीज़ को पता लगाने की। बट 2 साल बीतने के बाद, जिस टाइम पर अब 2 साल हुए थे फिलिक्स को कोमा के अंदर जाए हुए, इन 2 सालों बाद एक बार दोबारा से फिलिक्स न्यूज़ के अंदर था, क्योंकि जहां पहले फिलिक्स काम करता था तकरीबन 2 सालों पहले उस कंपनी के अंदर, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कुछ चीजें बहुत बहुत अजीब होने लगी। असल में जिस कंपनी के अंदर, जिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर फिलिक्स काम कर रहा था, इसके अंदर काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज, लगभग सभी एम्प्लॉयज, इनको आदत पड़ चुकी थी रेगुलरली बीमार होने की। ये कोई अच्छी आदत तो नहीं थी बीमार पड़ना,
खैर, ये सभी एम्प्लॉई रेगुलरली बीमार पड़ते। कभी किसी को सिर दर्द हो जाता, कभी किसी को पेट दर्द हो जाता, कभी किसी को किसी भी टाइम पर काम करते करते चक्कर आ जाते। और यहाँ काम करने वाले सभी लोगों को इस चीज की लिटरली आदत पड़ चुकी थी। वो बीमार होने को कोई बड़ी बात नहीं मानते अब। जैसे कोई भी बीमार होता तुरंत छोटा मोटा इलाज ले लेता और वो नॉर्मल हो जाता। बट अब 2 सालों बाद वो ऑटो जिसके साथ बैठकर फिलिक्स ने तकरीबन 2-2.5 साल पहले उस मैस के अंदर खाना खाया था, और जिससे पूछा था कि आपका दिन कैसा जा रहा है, और जिसने कहा था कि मुझे पेट दर्द हो रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है और मेरा दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा, जिसके बाद फिलिक्स ने ऑटो को सॉरी भी बोला था। वही ऑटो अब 2 सालों बाद प्रॉपरली डायलिसिस के ऊपर जिंदा है। हफ्ते में 3 बार उसको डायलिसिस करवाना पड़ता है, मतलब अपना खून साफ करवाना पड़ता है, क्योंकि ऑटो की दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं। हफ्ते में अगर 3 बार डायलिसिस नहीं करवाएगा तो उसकी जान चली जाएगी। इसके अलावा एक और काम करने वाला यही एम्प्लॉई एडवर्ड एलायस को भी बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा था, जिसने बहुत बार शिकायत करी अपने मैनेजर को कि मुझे बहुत भयंकर पेट दर्द हो रहा है। इनफैक्ट ये कोई नॉर्मल पेट दर्द नहीं था, ये इतना ज्यादा भयंकर था कि ये पेट दर्द किसी और चीज पर आपको फोकस ही नहीं करने देगा। ये सिर्फ अपनी तरफ आपका ध्यान खींच कर रखेगा, आप इससे बच ही नहीं पाएंगे। इस पॉइंट तक भी ना ही ऑटो ने किसी को बताया कंपनी के अंदर कि उसकी किडनी फेलियर हो चुका है और वो डायलिसिस करवाता है, ना ही एलायस ने बताया कि उसको बहुत भयंकर पेट दर्द होता है। और फिलिक्स का हाल वो सिर्फ फिलिक्स को ही पता था, उसके परिवार वालों को पता था, डॉक्टर्स को पता था। इनफैक्ट इस कंपनी में काम करने वाले किसी भी आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ा कि इतने टाइम से फिलिक्स है कहां पर, उसने नौकरी क्यों छोड़ दी। सभी को बस यही लग रहा था कि फिलिक्स यहां से रिजाइन डालकर जा चुका है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है ये किसी को भी नहीं पता। मई 2018 का टाइम आ चुका था। एलायस अपनी नॉर्मल रूटीन की तरह अपने उसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर काम कर रहा था, और दोपहर के टाइम पर जब उसकी आधी छुट्टी हुई यानी कि रिसेस हुई, वो तुरंत मेस में भागकर खाना खाने के लिए आ गया। जैसे उसने अपना प्री कुक्ड फूड उठाया और उसको खाने लगा, तब उसने उस खाने के अंदर कुछ ऐसा देखा जिसने उसके कान खड़े कर दिए। और ना सिर्फ कान खड़े करे, बल्कि जो भी डॉट्स अभी अलग अलग फैले हुए थे, इन सभी डॉट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया और इस केस को पूरी दुनिया के सामने रखा, जिससे पूरी दुनिया इतनी ज़्यादा हैरान थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तुरंत एलायस ने पुलिस वालों को फ़ोन किया, पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और पुलिस वालों को सब कुछ बताया। और एलायस के बयान पर, एलायस की इस खबर के ऊपर पुलिस वालों ने एक घर के ऊपर छापा मारा। तुरंत पुलिस वाले इस घर के अंदर फैल चुके थे, लेकिन घर के अंदर उनको कुछ भी नहीं मिला, अनटिल एंड अनलेस उन्होंने वो नीचे बेसमेंट में जाने वाला रास्ता देखा। और जैसे वो उस बेसमेंट के रास्ते से होते हुए नीचे की तरफ गए, नीचे उनको बेसमेंट के अंदर एक बहुत ही अजीब सी लेबोरेटरी दिखी, जिसके अंदर एक बड़ी सी टेबल के ऊपर बहुत सारे केमिकल्स रखे हुए थे, बहुत सारे जार्स जिनके अंदर अलग अलग टाइप के केमिकल्स, अलग अलग टाइप की सब्सटेंस वगैरह, उसके अंदर सब कुछ रखा हुआ था। जो कुछ केमिस्ट्री में लगभग पॉसिबल था, वो सारी चीजें यहाँ पर पड़ी हुई थी। जब पुलिस वालों ने इन सारी चीजों को अपने कब्जे में लिया, इनको एक झोले में डालकर अपने साथ लेकर एक फोरेंसिक्स लैब के अंदर लेकर गए, और जब वहां डॉक्टर्स ने इन सारी चीजों को चेक किया तो पुलिस वालों को अपने पास बुलाया और समझाया कि जो भसड़ आप हमारे पास लेकर आए हो, ये चीज इतनी ज्यादा जहरीली, इतनी ज्यादा टॉक्सिक है कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, हमें पता है, हम सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर केमिकल वेपन्स का यूज किया गया था, जिससे हजारों लोगों की जान गई थी। लेकिन ये जो चीज आप हमारे आगे लेकर आए हो, ये उन केमिकल वेपन से भी ज्यादा खतरनाक है, और ये किसी की भी जान लेने के लिए बहुत बहुत ज्यादा काफी है। और ये जो चीज जहां से मिली थी, वो बेसमेंट या फिर वो घर किसी और का नहीं बल्कि क्लाउस का था। जी हाँ, वही क्लाउस जिसके साथ तकरीबन 2 सालों पहले बैठकर फिलिक्स बेचारा उसी मेस के अंदर खाना खा रहा था। उसके सामने क्लाउस और ऑटो बैठे हुए थे, और जिससे खुद फिलिक्स ने पूछा था कि हाँ जी बताइए आपका दिन कैसा जा रहा है। और उस टाइम पर सामने बैठे हुए क्लाउस ने कहा था कि नथिंग, ठीक है, नॉर्मल है। और बाद में ऑटो ने उठकर कहा था कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा। जी हाँ, आपने अभी तक सही अंदाजा लगा लिया होगा कि ये क्लाउस पिछले सालों से, पिछले दशकों से अलग अलग डेडली केमिकल्स बाय कर रहा था ऑनलाइन, और जैसे जैसे इसके पास वो केमिकल्स आए जाते, ये उनको मिक्स कर करके एक अलग ही बीमारी बना देता। और ये जो बीमारी इसने नई बनाई थी, ये बीमारी को टेस्ट करने के लिए इसको कोई और नहीं बल्कि अपनी ही कंपनी के एम्प्लॉयज़ मिले, इसके ही कोवर्कर्स जो भी इसके साथ काम करते। ये उनके खाने के अंदर जो प्री कुक्ड मील पहले से मेस के अंदर रखा होता, उस खाने के अंदर अपने द्वारा बनाई गई उस केमिकल बीमारी को ले जाकर मिला देता और देखता कि आखिर इसको खाने वाले के साथ क्या होता है। और ये जो बीमारी बेचारे फिलिक्स को हुई थी, जो कि दुनिया में सिर्फ 3 इंसानों को हुई थी उससे पहले, पिछले 100-150 सालों के इतिहास के अंदर, वो बीमारी थी
एक्सट्रीमली अक्यूट मर्करी पॉइजनिंग। जी हाँ, पारा, मर्करी, जिसको हम हिंदी में पारा बोलते हैं, और पारा बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। उसकी ही हैवी, मैं कहूँ हैवीएस्ट डोज किसी अगर इंसान के शरीर में हो सकती है तो वो यहाँ फिलिक्स था। उसके शरीर के अंदर भयंकर मर्क्यूरी के लेवल्स मिले। इनफैक्ट जब पुलिस वालों ने 2 साल पुरानी सीसीटीवी फुटेज जब रिकवर करवाई तो उसके अंदर क्लियरली दिख रहा था कि ये क्लाउस मैस के अंदर आकर बेचारे फिलिक्स के खाने में, उसके खाने से पहले उस खाने के अंदर मर्क्यूरी मिला रहा था। दूसरी बात, उसको सीसीटीवी के अंदर कैप्चर किया गया। बेचारे एलाइस, जो कि 26 साल का लड़का था और जिसने पुलिस वालों को रिपोर्ट किया था, उसके सैंडविच के अंदर इस क्लाउस ने ना सिर्फ मर्क्यूरी मिलाई बल्कि ऊपर टॉपिंग की तरह कैडमियम का टुकड़ा भी रख दिया। टॉपिंग करनी होती है मशरूम के साथ या फिर और भी जो वेजीज होती हैं, प्याज से कर ले। कैडमियम से कौन करता है? बहुत बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। बट इसने उसके साथ टॉपिंग करी और एलियास ने वो देख ली कि ये क्या बीमारी है उसके पास, ये क्या वो खाने की कोशिश कर रहा है, और उसको शक हुआ और उसने तुरंत पुलिस वालों को बुलाया। इनफैक्ट यहाँ एक स्टेप आगे जाते हुए इस क्लाउस ने अपने सबसे खास दोस्त ऑटो को, जिसके साथ वो उस टाइम पर बैठकर खाना खा रहा था 2 साल पहले, जब उनके सामने आकर बेचारा फिलिक्स भी बैठा था, अपने सबसे खास दोस्त ऑटो के खाने के अंदर तो इसने मर्क्यूरी और लेड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला दिया। अब आप सोच ही सकते हैं कि यहाँ बेचारे ऑटो का क्या हाल हुआ होगा। क्लाउस को तुरंत पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया, उसको झपकर पुलिस स्टेशन लेकर गए, उसकी अच्छी खासी सेवा करके, जी लगाकर तोड़कर उससे पूछताछ करी। लेकिन अल्टीमेटली उसने आज तक कभी ये बताया ही नहीं कि उसका मोटिव क्या था, कि क्यों वो ये सब कुछ अपने ही कोवर्कर्स के साथ कर रहा था। इनफैक्ट 2019 में उसको सजा भी दे दी गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। लेकिन जब भी इस बीमारी को कोर्ट के अंदर ले जाया जाता है तब ये चटपटी सी बीमारी अपने मुंह के आगे फाइल लगा लेती है ताकि इसको कोई देख ना पाए। इतना भी सुंदर नहीं होगा वो। खैर, इस क्लाउस को सजा होने के तकरीबन 10 महीनों बाद बेचारा फिलिक्स, जो अभी तक कोमा में था, उसकी जान जा चुकी थी, उसने दम तोड़ दिया, वो इस दुनिया से जा चुका था। जबकि एलाइज और ऑटो, वो बेचारे अभी तक लॉन्ग टर्म इफेक्ट झेलेंगे इस चीज़ का, क्योंकि जो पॉइजनिंग उनके शरीर में हुई है उसको रिवर्सिबल करना लगभग पॉसिबल नहीं है। उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये शरीर अपने आप हील करेगा अगर हो पाया तो। खैर, आप मुझे बताइए कि क्या आपने कभी ऐसे किसी कोवर्कर को फेस किया है? आप भी काम धंधा करते होंगे, आप भी जॉब करते होंगे, नौकरी करते होंगे, तो क्या आपने कभी किसी ऐसे एम्प्लॉय को या फिर किसी अपने कोवर्कर को देखा है जो आपसे बहुत ज़्यादा जलता हो या फिर बहुत ज़्यादा साइको सा लगता हो, जिसको देखते ही ऐसी वाइब आती हो सीरियल किलर सा है? तो अगर ऐसा कोई आपने देखा है तो नीचे कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताएं, या फिर अगर आप उसकी पूरी डिटेल मुझे पर्सनली बताना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ आकर आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मुझे मैसेज भेज सकते हैं। दूसरा, इसी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल बना रखा है, ब्रॉडकास्ट चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इस केस से रिलेटेड पूरी सीसीटीवी फुटेज, जिसके अंदर क्लाउस वो पॉइजनिंग कर रहा था, उसकी सारी सीसीटीवी फुटेज उसके अंदर पहले से ही अपलोड कर दी है। आप जाकर उसको देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सुधीर आर को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।